हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पेपर 1 के, जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए वो लेके आई हूँ। तो आप जैसे देख रहे हैं, इसमें पेपर 1 में जैसे रिसर्च, एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी, हायर एजुकेशंस, इन्वायरमेंट, इन सभी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो उसका ये पार्ट आप ये बोल सकते हो, ये टेस्ट सीरीज, उसका टेस्ट सीरीज नंबर 1 है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। और इसके बाद भी मैं आप लोग को एक के बाद एक जो है करवाऊँगी, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को मैं नहीं करवा सकती, लेकिन मैं ऐसा बना रही हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जिसमें आपके सभी पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, फिर नेक्स्ट वाले में भी जो है सभी का रहे। तो इस तरह क्या होगा कि सभी पेपर का एक साथ आप लोग का जो है वो हो पाएगा। हम चाहते तो सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड का अलग से निकालते, टीचिंग का अलग से निकालते, बट ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, और जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स। और मैंने जो है यूजीसी नेट के ऊपर बहुत सारे बनाए हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाके ज़रूर जो है वॉच करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, ये पेपर 1 का, यूजीसी नेट पेपर 1 का जो 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें सारे 50 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगी। और जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए उसको मैं करवा रही हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। WW से तात्पर्य है, WW से क्या तात्पर्य होगा फ्रेंड्स? देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही, वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WW से तात्पर्य होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ऐसा सूचना तंत्र है जिसमें इंटरनेट पर एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट में हाइपरटेक्स्ट द्वारा जोड़ने की समस्त सुविधाएं लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है, जिसे निम्नलिखित में और उपविभाजित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका देखिए क्या होगा, बोल रहा है क्लस्टर, सेक्टर्स, वेक्टर्स, हेडर्स। तो सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। एक हार्ड डिस्क ट्रैकर्स में विभाजित होती है, जिसे सेक्टर्स में उपविभाजित किया जाता है। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुमोदित करता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? सिमुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमुलेटर। एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वक्तव्यवार मशीनी भाषा में अनुमोदित करेगा, तो उसे सिमुलेटर कहेंगे। एक गीगाबाइट निम्नलिखित के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स, एक गीगाबाइट कितने के बराबर होगा बताइए? बिल्कुल सही, 1024 मेगाबाइट। एक गीगाबाइट इजकल टू 1024 मेगाबाइट्स होता है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। तो कंपाइलर क्या परिवर्तन करता है? कंपाइलर जो होता है वो उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो अति विस्तृत मुख्य मेमोरी होता है, अति विस्तृत उप प्रधान मेमोरी होता है, या अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम है? क्या मेमोरी का एक प्रकार जिसका उपयोग सुपर कंप्यूटर में किया जाता है? तो फ्रेंड, जो वास्तविक मेमोरी है वो क्या होता है? अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम व्यक्ति की त्रासदी कहावत निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? आम व्यक्तियों की त्रासदी, जहरीली गैस फैलने के कारण हुए नुकसान से संबंधित दुखद घटना, गरीबी लोगों की दुखद स्थिति, नवीकरणीय निःशुल्क वन संसाधनों का क्षय, या जलवायु परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 7 का? तो इसका सी हो जाएगा, नवीकरणीय निःशुल्क उपवन संसाधनों का क्षय। आम गरीब नवीकरणीय निःशुल्क उपवन संसाधनों का क्षय हो जाएगा। आम व्यक्तियों की त्रासदी से इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हैं
कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्रीन हाउस गैसों के विसरण, याद रखिएगा फ्रेंड, विसरण और वैश्विक ऊष्मा से संबंधित है। इस संधि को 1997 में अपनाया गया था। कब? 1997 में। और अनेक विकसित राष्ट्रों ने स्वयं को वैधानिक रूप से ग्रीन हाउस गैसों के विसरण को रोकने हेतु बाध्य होने पर सहमति जताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का है, निम्नलिखित में से पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन कौन सा है? तो इसका जो होगा परिवहन क्षेत्र हो जाएगा फ्रेंड्स। बोल रहा है कि जो पृष्ठीय ओजोन की प्रदूषक के रूप में संभावित विरचना का उत्सर्जन स्रोत परिवहन क्षेत्र है, क्योंकि और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए प्रशीतन और वातानुकूलन है, वेटलैंड है और उर्वरक है, तो इससे परिवहन क्षेत्र से क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल होते हैं। तो भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः क्या शामिल होते हैं फ्रेंड्स? तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और SPM या सल्फर के ऑक्साइड और ओजोन। तो फ्रेंड्स इसका जो 10 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन। भारत के शहरों में धूम में मुख्यतः शामिल है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और अनजले हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्यों को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो सबसे अधिक संभावना जो होती है वो अकाल और बाढ़ से होती है फ्रेंड्स। किससे होती है? अकाल और बाढ़ से। नेक्स्ट है, भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत भाग कितना है? तो इसका जो प्रतिशत भाग है वो 10 से 12%। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड 10 से 12%। भारत में विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का प्रतिशत 10 से 12% है। वर्ष 2010 से 11 में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों का नामांकन निर्धारित आरक्षित श्रेणी के प्रतिशत से अधिक था? तो किस श्रेणी में हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका होगा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। ए हो जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया। इसे केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत निधियां प्राप्त होती है। राज्य विश्वविद्यालयों के लिए इसे राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स ये 14 टोटल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है राज्य विश्वविद्यालय के लिए से राज्य सरकारों से निधियां प्राप्त होती है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सही है। देखिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो होता है इसे 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। इसे उच्च शिक्षा की उन्नति और समन्वय का कार्य सौंपा गया, ये भी ठीक है फ्रेंड्स। और इस केंद्र सरकार से योजनागत और गैर योजनागत नीतियाँ प्राप्त होती है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कथन पर विचार करें जिसके संबंध में तर्क 1 और 2 दिया गया है। देखिए, क्या भारत को द्विदलीय पद्धति 2 पार्टी सिस्टम अपना लेनी चाहिए? कथन दिया हुआ है, तर्क है हाँ, इससे सरकार में स्थिरता आएगी, नहीं, इससे मतदाताओं की पसंद सीमित हो जाएगी। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा तर्क प्रबल है। तो देखिए हमको तो यहाँ पे दोनों तर्क प्रबल है फ्रेंड्स। ये इंडिविजुअल मैं अपना मत नहीं बोल रही हूँ, UGC नेट के अनुसार बता रही हूँ, क्योंकि देखिए हाँ, इससे सरकार में स्थिरता तो आएगी, लेकिन यह नहीं, मतदाताओं का पसंद भी सीमित होगा। तो ये दोनों चीज़ ही होगा, इसीलिए ये दोनों ही प्रबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, देखिए, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? तर्क है हाँ, राजनीति के अपराधीकरण को रोकेगा, नहीं, इससे शासित दल को अपने राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध तुच्छ मामले फाइल करने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कौन सा तर्क आपको ज़्यादा प्रबल लग रहा है, तो आप सोच ही लिए होंगे। यहाँ देखिए केवल तर्क 1 जो है वो क्या है, प्रबल है, हाँ, यह राजनीति के अपराधीकरण को रोकेगा, लेकिन तर्क 2 जो है वो नहीं है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं रोज़ आपके लिए वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 17 नंबर देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय, अब आपका राजनीति से क्वेश्चन है, मतलब इंडियन जो है इकोनॉमी से, पॉलिटिक्स से, इससे क्वेश्चन है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में कौन से अभिकथन सत्य है? तो फ्रेंड जानते हैं ये जो उच्चतम न्यायालय का जो क्वेश्चन है ये इंडियन पॉलिटिक्स में जो है आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो मैंने इंडियन पॉलिटिक्स को ना डिटेल में करवाया है, तो अगर आप चाहें तो मेरे जियो एडुकेशन गुरु का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटिक्स बोल के होगा फ्रेंड्स, उसमें आपको मिल जाएगा। डिटेल में मैंने उसमें समझाया है, तो एक बार ज़रूर जाके देखना। तो उससे क्या होता है ना कि अगर डिटेल में आप किसी चीज़ को समझते हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए 17 में है तो भारत, इसका क्या होगा फ्रेंड? बोल रहा है कौन सा भी कथन सत्य है। तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 2 नंबर, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 3, किसी भी जांच के लंबित रहने तक उसे निलंबित किया जा सकता है। 4, उसे दुर्व्यवहार से धोने पर अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये इसमें जो है ना कौन सा कथन अभिकथन बोल रहा है, निम्न की कौन सा अभिकथन सत्य है? तो यहाँ पे चुनना है आपको 1 2 3, 1 3 4, 1 3 1 4। तो इसमें 1 और 4 सही है। उसे दुर्व्यवहार सिद्ध होने पर अक्षमता के कारण हटाया जा सकता है, ये भी सही है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है फ्रेंड्स। ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 के बाद फ्रेंड। पूर्वता अधिपत्र, जिसको बोलते हैं वारंट ऑफ प्रीसीडेंस, में लोकसभा अध्यक्ष किसके बाद आती है? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री के बाद आती है। पूर्वता अधिपत्र में लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के बाद आती है। शिक्षक द्वारा, अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ गया। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट रूप में लिखना, विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाना, महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय बिंदु लिखना, शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन सी है ना ये हो जाएगा। मैंने ना टीचिंग एप्टीट्यूड के जो है आपको जो इसके क्या कैरेक्टरिटीज़ है, क्या क्वालिटीज़ है, सभी को मैंने डिटेल में कराया है। आप चाहो तो यूजीसी नेट पेपर 1 बोल के होगा, उसमें जाके देख सकते हो पेपर 1 के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। देखिए एक अध्यापक श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड का सदुपयोग जो है महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं उसको लिखने योग्य बिंदुओं को दृष्टांत आकार में लिखने के लिए कर सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि क्या है फ्रेंड्स? तो स्वतः अध्ययन, सेल्फ स्टडी, आमने सामने अध्ययन, फेस टू फेस लर्निंग, ई लर्निंग एंड मिश्रित अध्ययन। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो है ना मिश्रित अध्ययन, ब्लेंडेड लर्निंग, यानी वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि में मिश्रित अध्ययन यानी ब्लेंडेड लर्निंग है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वे बच्चों को पुरुष से बेहतर पढ़ा सकती है, पुरुषों से बेहतर मूल विषय वस्तु की जानकारी होती है, कम वेतन पर उपलब्ध हो जाती है, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये होगा, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती है, डी होगा। अध्ययन का उच्चतम स्तर यानी हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? तो अध्ययन का जो उच्चतम स्तर होता है फ्रेंड्स वो समस्या समाधान अध्ययन है। देखिए यहाँ पे दिया था श्रृंखला अध्ययन, उद्दीपन अनुक्रिया अध्ययन, सशर्त प्रतिवर्त अध्ययन, लेकिन इन सब में जो है सबसे ज़्यादा क्या है? समस्या समाधान अध्ययन अध्ययन का उच्चतर स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब, वो कब आनंदित होगा? जब उसका विद्यार्थियों पर नियंत्रण हो,
विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग्य होता है, उच्च प्राधिकारियों से बहुत सीमित होता है। तो फ्रेंड्स, एक शिक्षक जो है ना, जब विद्यार्थी से उसको आदर मिलता है तब वो क्या होगा, आनंदित होता है। एक रेखा चित्र में 1000 से अधिक शब्द निहित होते हैं। इसका अभिप्राय है कि शिक्षक को, इसका क्या अभिप्राय है, शिक्षक को कक्षा में शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। एक शोध पत्र, ठीक है, यानी रिसर्च पेपर। फ्रेंड्स, मैंने रिसर्च पेपर के भी करवाए हैं, आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट पेपर 1 को ज़रूर देखें। रिसर्च पेपर पे देखते हैं फ्रेंड्स। रिसर्च पेपर किसी विषय पर सूचनाओं का संकलन होता है। लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है। समकक्षी पुनरीक्षण मूल शोध और अन्य द्वारा किए गए शोध मूल्यांकन निहित होता है। एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए 25 का क्या हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा। लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है। एक शोध पत्र, रिसर्च पेपर, लेखक द्वारा माना गया मूल शोध निहित होता है उसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अच्छी शोध नैतिकता यानी रिसर्च इथिक किस श्रेणी से संबंधित है। तो ये रिसर्च इथिक से क्वेश्चन है, संबंधित है। पहला है, संपादकों को बताए बगैर एक ही शोध पत्र को 2 शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करना। साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा को व्यवस्थित करना। शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को से कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना, भले ही उस सहयोगी ने शोध पत्र में कोई बड़ा योगदान न दिया हो। तो फ्रेंड्स, 26 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो। शोध नैतिकता श्रेणी इसी से संबंधित है, साहित्य की समीक्षा करना और उसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्ति और प्रासंगिक पूर्व कार्यों का योगदान हो, उसी में लिखा जाता है नैतिकता में। निम्नलिखित, अब 27 देख लें। निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों जिसको सैम्पलिंग मेथड कहते हैं में कौन सा संभाव्यता पर आधारित नहीं है। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्तरबद्ध प्रतिदर्श, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, कोटा प्रतिदर्श एंड समूह प्रतिदर्श जिसको क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। तो 27 का हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा, कोटा प्रतिदर्श। निम्नलिखित में कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ जिसको बोलते हैं MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, पेंटेंस हॉल ऑफ इंडिया 2005। तो फ्रेंड्स, आप ऑप्शन देख सकते हो, इसमें जो होगा वो हो जाएगा फ्रेंड डी नंबर। कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। तो हॉल डोनाल्ड, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली, प्रिंटिंग हॉल ऑफ इंडिया 2005, ठीक है, प्रिंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। तो ये जो है आधुनिक भाषा संघ फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है। एक कार्यशाला होती है, एक कार्यशाला क्या होती है। तो देखिए, एक कार्यशाला जो होगी ना, वो एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। एक कार्यशाला क्या होती है, एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिसमें किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल और तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकारी परिकल्पना जिसको वर्किंग हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो एक कार्यकारी परिकल्पना होती है, क्या होती है, आगे और अधिक शोध के लिए अनंतिम रूप से स्वीकार्य परिकल्पना। कार्यकारी परिकल्पना वर्किंग हाइपोथेसिस ऐसा होता है, आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार परिकल्पना होती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कम्युनिकेशन से क्वेश्चंस हैं, जानते हैं अब कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चन रहता है।
संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में संप्रेषण प्रक्रिया को हम लोग को देखना है। तो देखिए इसमें जो है ना सी होगा, पहले संप्रेषक, संदेश, माध्यम, रिसीवर, प्रभाव, है ना। संप्रेषक संदेश को किसी माध्यम से रिसीवर को भेजा, फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये है ऑर्डर के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी। भारत में प्रेस सेंसरशिप बोल रहा है किसके, इंदिरा गांधी। भारत में प्रेस सेंसरशिप इंदिरा गांधी के समय अधिरोपित की गई थी। भारत में जो प्रेस सेंसरशिप है ना, ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू की गई थी फ्रेंड। उन्होंने यह कड़ा कदम 1975 में आपातकाल के दौरान उठाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं। तो ऐसे संप्रेषण को क्या कहेंगे, अन्योन क्रिया संप्रेषण। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अन्योन क्रिया संप्रेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है। तो देखिए किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण जो होता है वो एजुटेनमेंट किस पे होता है फ्रेंड्स, एजुटेनमेंट पर आश्रित होता है। शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो क्या होगा, डैश महत्वपूर्ण होता है। क्या महत्वपूर्ण होता है, तो देखिए तदनुभूति यानी इम्पैथी, नॉट सिंपैथी। क्या फ्रेंड्स, इम्पैथी, जिसको तदनुभूति कहते हैं। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो तदनुभूति जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तदनुभूति। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये जो है क्वेश्चंस, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें मैंने जो है आपको टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, एडुकेशन, पॉलिटिक्स सभी का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाया फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ लाइक कर दो एंड शेयर अपने फ्रेंड को कर दो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू फ्रेंड्स।